जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड 10वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, जो भी एमसीक्यूज हैं, उन्हीं को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला सवाल है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यानी कि ये किसने कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता का ही शासन है? जॉर्ज वाशिंगटन ने, अब्राहम लिंकन ने, अरस्तू ने या लॉर्ड ब्राइस ने? तो ये जो कथन है वो अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही इस कथन को कहा था और लोकतंत्र का ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन माना जाता है जो अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है। तो पहला सवाल का जवाब है बी, अब्राहम लिंकन। दूसरा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में, यानी कि कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या राज्यसभा में? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात है वो पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, यानी कि सी इसका सही जवाब है। बिहार में बात करें तो बिहार के पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात की गई है। तीसरा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस या जेड गुडी? तो देखिए, किंग मार्टिन लूथर भी रंग भेद के विरोधी थे, महात्मा गांधी भी रंग भेद के विरोधी थे और यहाँ पे जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस है ये भी रंग भेद के विरोधी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जेड गुडी। जेड गुडी रंग भेद नीति के विरोधी नहीं थे। चौथा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो किस सेंस में करते हैं? स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर होता है उसकी, या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं उसकी, या फिर बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात है उसके बारे में, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना? इसमें से किसके बारे में हम बात करते हैं जब हम लैंगिक विभाजन करते हैं? तो देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, समाज में स्त्रियों और पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियों की कम अधिकार दिया गया है, पुरुषों को ज़्यादा दिया गया है, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा बी। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? पहला है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, दूसरा है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, या एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या चौथा एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ए। जब भी हम सांप्रदायिक राजनीति की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि कोई एक धर्म बाकी धर्मों से श्रेष्ठ है, तो इसी के सेंस में बात करते हैं। तो पाँचवा का सही जवाब ए हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये भी सही बात है। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है और वो धर्म के नाम पे भेदभाव की मनाही करता है। दूसरा है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, तो ये गलत है। भारत का संविधान किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। तीसरा है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, तो ये भी सही बात है। हमारा जो संविधान है वो सभी को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। उसके बाद चौथा है किसी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, तो ये भी कथन सही है कि इसमें किसी भी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का हकदार हमारे संविधान द्वारा दिया जाता है। तो इसमें जो ए, बी और डी है ये तीनों कथन जो है वो सही हैं। सातवां है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, कि इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो 19 है उसमें हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो सांप्रदायिक जो राजनीति है वो मुख्य रूप से यहाँ धर्म पे आधारित होती है, तो इसका भी ये सही जवाब हो जाएगा, धर्म पर। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने,
जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने या मदन मोहन मालवीय ने? तो हम जब चैप्टर पढ़े थे तो बताए थे उसमें कि महात्मा गांधी ने ही कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को या बेंगलुरु को? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है, ये इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी बात है जो लोकतंत्र के अनुसार सही नहीं है? पहला, कानून के समक्ष समानता। दूसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तीसरा, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। या चौथा, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसमें से जो ये तीन बातें हैं, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव और उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये लोकतंत्र के अनुरूप आते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी, बहुसंख्यकों का शासन। ये कहीं से भी लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, उसके अनुसार ये सही नहीं है, तो डी इसका सही जवाब है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, या नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपने जाति के हितों की रक्षा पर। तो लोकतंत्र की जो सफलता है वो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, क्षेत्रफल की भावना पर एक कुपरिणाम है। जब क्षेत्रफल की भावना आती है मन में, अपने क्षेत्र के लगाव की भावना आती है, तो इसका कुपरिणाम क्या होता है? अपने क्षेत्र से लगाव, या राष्ट्रहित, या राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी, अलगाववाद। जब भी हमें अपने क्षेत्र से ज़्यादा लगाव होता है तो वो चीज़ आगे चल करके अलगाववाद का रूप ले लेता है। तो 13वां क्वेश्चन का डी सही आंसर है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? प्रारंभिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, या तकनीकी शिक्षा को? तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रसेल्स में बहुमत का गठन किया था? फ्रेंच भाषी समुदाय के, या डच भाषी समुदाय के, या जर्मन भाषी समुदाय, या डेनिश भाषी समुदाय? तो यहाँ पे ब्रसेल्स की जो बात करें तो ब्रसेल्स में वहाँ की ज़्यादातर जो संख्या है वो डच भाषा बोलती है, तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा, डच भाषी समुदाय। उसके बाद है 16, भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया था? श्रीलंका में, आयरलैंड में, ब्रिटेन में, या इनमें से सभी में? तो भाषा के आधार पर श्रीलंका में सामाजिक विभेद पाया गया है, तो इसका सही जवाब है ए, श्रीलंका। उसके बाद है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? श्रीलंका को, बेल्जियम को, यूगोस्लाविया को, या ब्रिटेन को? तो यहाँ पे हम लोग जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि यूगोस्लाविया में यहाँ पे सामाजिक विभेद हो गया था, तो इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा, यूगोस्लाविया। उसके बाद है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? आयरलैंड को, जापान को, रूस को, या ऑस्ट्रेलिया को? तो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच जो संघर्ष है वो हम लोगों ने आयरलैंड की घटना में पढ़े थे कि आयरलैंड में हमेशा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच संघर्ष चलते रहता है। तो 18वां क्वेश्चन का ये सही जवाब है, आयरलैंड। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप प्रचलित था, यानी कि कहाँ पे वर्ण व्यवस्था का रूप चलता था? अमेरिका में, आयरलैंड में, श्रीलंका में, या भारत में? तो हम सभी जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप है वो भारत में प्रचलित है, यानी कि ये भारत में चलता था। और वर्ण व्यवस्था में हम लोग 4 भाग में बंटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 20वां क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएगा। श्रीलंका में सिंहली को कब राजभाषा घोषित किया गया था? 1956 ईस्वी में, 1948 में, 1998 में, या 1967 में? तो यहाँ पे श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा 1956 में घोषित किया गया था, तो ये इसका सही जवाब है, 1956। भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी है 35%, 50%, 40% या
65%। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि एक रिपोर्ट तैयार किया गया है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो महिलाएं हैं वो 40% महिलाएं कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा 40%। भारत एक राष्ट्र है, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रदाय या इनमें से सभी। तो भारत को हम लोग जानते हैं कि ये किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया है, संप्रदाय भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसे हम लोग पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष कहें या पंथ निरपेक्ष कहें, दोनों एक ही बात है। तो कहीं कहीं पे पंथ निरपेक्ष और कहीं कहीं पे धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ मिलता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बी इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र, असम में बिहारियों पर होने वाला अत्याचार का आधार क्या था? जो महाराष्ट्र में और असम में बिहारियों के साथ मारपीट जो किया गया था वो किस चीज़ पे किया गया था? संप्रदायवाद पे, जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे या लैंगिक पे? तो महाराष्ट्र और असम में जो बिहारियों के साथ अत्याचार किया गया है वो न तो संप्रदाय पे आधारित था, न ही जाति पे और न ही लैंगिक पे। ये जो घटना हुआ है वो पूरे तरह से क्षेत्र पे आधारित था। तो इसके अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रवाद। जो भी महाराष्ट्र और असम में बिहारियों के साथ किया गया है वो क्षेत्र पर आधारित था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रवाद। अगला है पीटर नॉर्मन नामक धावक कहाँ का था? अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का या बेल्जियम का? हम लोग जब चैप्टर पढ़े थे मैक्सिको में जो ओलंपिक गेम हुआ था तो उसमें हम लोग इस व्यक्ति का नाम पढ़े थे। ये ऑस्ट्रेलिया का एक धावक था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने टॉमी स्मिथ और नॉर्मन का यहाँ पे साथ दिया था, जो वो अश्वेत के साथ जो अत्याचार किया जाता है अमेरिका में उसके खिलाफ वो जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें इन्होंने साथ दिया था। तो पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के धावक थे, बी इसका सही जवाब है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10.68%, 19.46%, 3.2% या 16.8%। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव जो कि 2009 में हुआ था, इसमें टोटल महिलाओं की जो संख्या है वो 59 थी। ये पहली बार हुआ था कि महिलाओं की संख्या लोकसभा में 50 से पार किया था 2009 के चुनाव में। तो इसमें अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या है प्रतिशत में वो 10.68 था, यानी कि ए इसका सही जवाब है। लगभग में हम लोग इसको 11 भी लिखते हैं। तो 10.68% यहाँ पे 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। उसके बाद है 18वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 18वीं लोकसभा का चुनाव जो कि अभी फिलहाल 2024 में हुआ है, तो इसमें पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 76, 78, 74 या 59। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में जो महिलाओं की संख्या थी वो यहाँ पे फिलहाल अभी 74 है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज लगभग में ये 13.62% के आसपास में आता है। तो अभी इतना भागीदारी महिलाओं की लोकसभा में है। 2024 का जो चुनाव हुआ है जो कि 18वीं लोकसभा की चुनाव थी उसमें। अगला है श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है? ईसाई धर्म को, इस्लाम धर्म को, हिंदू धर्म को या बौद्ध धर्म को? श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है, डी इसका सही जवाब है। बौद्ध धर्म राजकीय धर्म है और सिहली वहाँ की राजकीय भाषा है। तो जो क्वेश्चन है कि श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है, तो उसका सही जवाब है डी, बौद्ध धर्म। उसके बाद है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव का निषेध करता है? अनुच्छेद 19, 25, 15 या 17? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो छुआछूत के विरोध है, वो इस चीज़ का यहाँ पे भेदभाव का निषेध करता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15। आज का अंतिम सवाल है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स, फ्लेमिश, बेलोनिया या इनमें से कोई नहीं? तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। तो ये इसका सही जवाब है ब्रुसेल्स। तो आज के लिए हमारे इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव था, इतना ही में से एग्ज़ाम में आना चाहिए।
तो ये जितने भी थे इम्पोर्टेंट थे, इन्हीं सब पे यहाँ पे कवर किया गया है। इसको अच्छे से तैयारी करना है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।